नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है कैंटिलीवर लोडेड एट फ्री एंड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर का मतलब क्या होता है। हमने कहा अ थिन यूनिफॉर्म रोड क्लैम्प्ड हॉरिजॉन्टली एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर एंड इज कॉल्ड कैंटिलीवर। मतलब कोई भी एक बहुत ही पतली रोड जिसके हम एक एंड को तो फिक्स कर दें और दूसरे एंड के ऊपर कोई वेट हैंग कर दें, तो ये जो बीम है जिसके ऊपर हमने वेट को हैंग किया, देन दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर। ठीक है, टॉपिक का नाम हमने दिया कैंटिलीवर लोडेड एट फ्री एंड, मतलब एक जो एंड फिक्स किया उससे दूसरा जो एंड था उसको लोडेड कर दिया, उसके ऊपर हमने वेट अप्लाई किया। ठीक है, it is assumed that weight of cantilever does not produce any flexure of beam। हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो ये बीम है इसके खुद के वेट की वजह से इसमें कोई बेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जितना भी बेंट हम डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है उसकी वजह से। Since deflection is very small, the end B remains almost in same vertical line B। साथ में हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ पर ये जो वेट हैंग किया है इसकी वजह से कैंटिलीवर में जो एक बेंट आएगा वो बहुत ही थोड़ा सा बेंट है, और वो बेंट इतना कम है कि अगर पहले बीम की यहाँ पर जो पोजीशन थी वो बी है, तो फाइनली बेंड होने के बाद भी वो अपनी वर्टिकल पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रहा, वो जस्ट उसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, if we neglect the weight of part of road beyond the section AB in comparison with load at the end, then moment of couple due to weight। देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमने अपना एक ये कैंटिलीवर एज्यूम किया जिसकी लेंथ है AB, मतलब कंप्लीट हमने इसकी लेंथ को एज्यूम किया है L लेंथ। ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब हमने वेट W अप्लाई किया तो कैंटिलीवर के एक बहुत ही छोटे से पोर्शन x के ऊपर इस वेट का कोई इफेक्ट नहीं आता। जो रिमेनिंग पोर्शन है PB, सिर्फ उस लेंथ के ऊपर ये वेट W जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वैसे भी देखो इन जनरल भी आप अगर प्रैक्टिकली करके देखना चाहो, आप इस तरह से कोई वायर हैंग करो, आप देखोगे कि बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन तो ऐसा ही होता है जिसके अंदर कोई बेंड नहीं आता, देन फर्दर आगे वाले पोर्शन में जो है वो बेंड आ जाता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी एक इक्वेशन लिखी, हमने कहा मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू वेट W और बेंडिंग मोमेंट। एक्चुअल में ये एक तरह से बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है, आप लिखना चाहते हो टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू रेडियस। तो यहाँ पर फोर्स की तरह क्या बिहेव कर रहा है, जो आपने वेट अप्लाई किया है दैट इज वर्किंग एज अ फोर्स, और कितनी लेंथ पे ये काम करे, कितनी रेडियाई पर काम करे, दैट इज L माइनस एक्स। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन W इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, हमने जो एक लास्ट टॉपिक किया था बेंडिंग ऑफ बीम्स, उसमें हमने बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन निकाला था G इक्वल टू वाई आई जी अपॉन आर। आई जी हमारे पास क्या था, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई जी वॉज इक्वल टू ए के स्क्वायर वेयर ए वॉज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और के जो था आपका उसको हम मान रहे थे रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हमने ये डेरिवेशन डिराइव किया था तो हमने कहा था दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट किया वाई आई जी अपॉन आर, दिस इज वाई आई जी अपॉन आर इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स। इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने निकालिया 1 अपॉन आर की वैल्यू, क्योंकि हमने अपने लास्ट टॉपिक की लिमिटेशंस में ये डिस्कस किया था कि 1 अपॉन आर कैन बी रिटर्न एज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। ठीक है, फ्रॉम एक्सप्रेशन इट इज़ क्लियर दैट W इंटू L माइनस एक्स इंक्रीजेज, मतलब बेंडिंग मोमेंट goes on increasing if moment of load increases। सबसे पहले तो ये जो है W इंटू L माइनस एक्स ये रिस्पॉन्सिबल है बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, और आप देख रहे हो ये फैक्टर इंक्रीज होता है अगर आप W बढ़ा दो, मतलब अगर लोड बढ़ा दो कैंटिलीवर के ऊपर, एंड एज वी मूव टुवर्ड द फिक्स एंड ए, और जैसे जैसे हम इस एंड की साइड बढ़ते जाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है L माइनस एक्स उतना ही कम होता जाएगा, मतलब L माइनस एक्स उतना ही बढ़ता जाएगा, और अगर L माइनस एक्स बढ़ता है तो 1 अपॉन आर इंक्रीज होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। देखो फाइनली आपको निकालना क्या है कि बीम ने यहाँ से कितना बेंड फील किया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, आपकी इक्वेशन में चल रहा है डी स्क्वायर वाई, मतलब आपको इसको किसी तरह से वाई में कन्वर्ट करवाना है। तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। एक बार इंटीग्रेट किया, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एज इट इज कॉन्स्टेंट था। एल का इंटीग्रेशन किया एल एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने यहाँ रीराइट किया। अब देखो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग आप क्या नोटिस कर रहे हो कि व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल इस पोर्शन के ऊपर हमने कहा एट x इक्वल टू 0, यहाँ पर तो कोई डिप्रेशन नहीं है बीम के अंदर, इसका मतलब आप कह सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी 0। ठीक है, तो हमने अपने इन दोनों एजम्पशंस को लिया एट एक्स इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, और इन दोनों वैल्यूज़ को जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आप देखोगे C1 विल कम आउट टू बी 0, मीन्स दिस इक्वेशन विल बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, अगेन आपको क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो आप इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट किया, ये y आ गया, यहाँ से l x की पावर 2/2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 6 सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अगेन आप फिगर से देखोगे कि एट x इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पर भी बीम के अंदर कोई बेंट नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, हैंस C2 विल बी 0 एंड दिस इक्वेशन विल बी रिटन इन दिस मैनर। अब आपने करने हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि आपने अपने एजम्पशन में ये जो पोर्शन x एज्यूम किया था, अगर आप मान लो कि x इज जस्ट इक्वल टू l, मतलब इस पूरी ही बीम के ऊपर यहाँ तक बीम के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता अगर, तो उस सिचुएशन में इन रियलिटी वो कितना डिफ्लेक्शन फील करेगा। तो उसके लिए आपने पुट किया इफ x इक्वल टू l देन टोटल डिप्रेशन, यहाँ x की जगह l पुट करो, x की जगह l पुट करो और आप सॉल्व कर दो आपका एक सॉल्यूशन। अगर आपको यही टॉपिक सॉल्व करना है फॉर ए रेक्टेंगुलर रोड, तो देखो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे टॉपिक में है वाई आई जी को हमने ए के स्क्वायर से रिप्लेस किया है, और रेक्टेंगुलर रोड का आई जी जो होता है वो होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। ये आपको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में हम इस चीज़ को डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो इस आई जी की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। अगर आपको बात करनी है सर्कुलर रोड के लिए, तो सर्कुलर रोड का आई जी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, इसको लर्न करो और यहाँ पर आई जी की जगह आप पुट कर दो। ठीक है, इन द अबव केस वी हैव इग्नोर्ड द वेट ऑफ बीम। हमने इस पूरे टॉपिक को ये सोचकर सॉल्व किया है कि जो बीम है उसका खुद का वेट नहीं है। ठीक है, बट इफ वी डू नॉट नेग्लेक्ट द वेट ऑफ रोड देन फ्लेक्सुरल विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर वे जो बीम है वो खुद भी अपना वेट इंसर्ट करे तब हमारे ये जो फार्मूलाज हैं वो किस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जब अपना टॉपिक सॉल्व करना है तो देखो फिगर तो आपका सेम रहेगा जो आपने पहले किया, सिर्फ चेंज इतना है कि इस बार हम ये मान रहे हैं कि आपकी ये जो बीम है ना इसका खुद का भी एक वेट है। ठीक है, और इसके खुद के वेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1 से, उसका मतलब है स्मॉल w इंटू एल। स्मॉल w इज रिप्रेजेंटिंग वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम, और कैपिटल W का मतलब है हमारे पास जो हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया है वो। ठीक है, तो इस फिनोमिना को यूज़ करके हम अपनी जो इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट का एक जनरल फॉर्मूला वाई आई जी अपॉन आर पता है आपको, इज इक्वल टू टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगी। तो देखो एक बेंडिंग मोमेंट तो यही बनेगी इस वेट की वजह से। इस वेट की वजह से कितनी बेंडिंग मोमेंट आई, एल माइनस एक्स पोर्शन पे हम फील कर रहे हैं, और वेट डब्ल्यू की वजह से। तो दिस इज अगेन द सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ टॉर्क एज इन द फर्स्ट टॉपिक। पर इस बार क्योंकि कैंटिलीवर खुद का वेट भी इंसर्ट कर रहा है, तो खुद का वेट अगर इंसर्ट कर रहा है तो क्या होगा, खुद के वेट की वजह से यहाँ पर इस पूरी रोड के ऊपर एक टॉर्क फील होगा। तो उस वेट की वजह से हमने लिखा W कितनी लेंथ पर इफेक्टिव होगा, L माइनस एक्स लेंथ पर इफेक्टिव होगा, और कितने पोर्शन के लिए इफेक्टिव होगा, तो वो जस्ट इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट करेगा, इस वजह से L माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर ये टॉपिक सिंपल हो गया। फिर से आप क्या करो, इस वाई आई जी अपॉन आर को 1 अपॉन आर में कन्वर्ट कर लो, इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देन आपके पास ये इक्वेशन बची, इस इक्वेशन को फिर से 2 बार आप इंटीग्रेट करोगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसका वही स्पेशल केस कि इफ़ x इक्वल टू एल, तो यहाँ x की जगह आप l सब्सटीट्यूट करो और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
अब इस सॉल्यूशन में देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एल क्यूब को कॉमन निकाल लिया। एल क्यूब को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ बचा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल को हमने डिफाइन किया था W1 से, दैट इज द वेट ऑफ कैंटिलीवर इटसेल्फ। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन व्हेन वेट ऑफ कैंटिलीवर इज इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो हमने कहा इस एक्सप्रेशन का कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि बीम बिहेव एज इफ it is loaded at the end B with an additional load of 3/8 times the weight of beam। मतलब आपका जो पहला एक्सप्रेशन आया था उसमें आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया था वो आया था WL क्यूब अपॉन 3YIG। ठीक है, अगर आप ये मान लो कि कैंटिलीवर का खुद का कोई वेट नहीं है तो ये टर्म जीरो, एंड दिस इज अगेन द सेम एक्सप्रेशन विच यू हैव डिराइव्ड जस्ट बिफोर दिस टॉपिक। ठीक है, तो हमने कहा इफ एक्सटर्नल लॉड इज जीरो देन बीम बैंड ओनली ड्यू टू इट्स वेट। अब हमने क्या मान लिया, एक नेक्स्ट स्पेशल केस है, ये आपका थर्ड केस डिस्कस हो गया। थर्ड केस में हमने क्या कहा कि अगर ये मान लें कि एक्सटर्नल लोड जीरो है, मतलब कैपिटल W अगर जीरो है, देन बीम बैंड्स ओनली ड्यू टू इट्स वेट, तब बीम सिर्फ अपनी खुद के वेट की वजह से डिप्रेस होगी और एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्मेशन में आएगा, एक्सप्रेशन विल बी इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली द टर्म YIG अपॉन R। इस कैपिटल W को आप जीरो पुट कर दोगे, ठीक है, और इस वाली टर्म को आप सॉल्व करके यहाँ पर 1/R इक्वल टू W इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस x/2 को सॉल्व करोगे। ये मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो एक जो हमने कल टॉपिक किया था उसके रिजल्ट को यूज़ करके हमने अपने इस टॉपिक में 3 केस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस क्या था, जब कैंटिलीवर का खुद का वेट हमने इग्नोर किया और एक एक्सटर्नल वेट अप्लाई किया। सेकंड हमने टॉपिक जो डिस्कस किया वो इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कस किया कि एक्सटर्नल वेट भी वर्किंग है, एक्सटर्नल वेट की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो है और कैंटिलीवर का खुद का वेट भी नॉन ज़ीरो है। और थर्ड हमने जो स्पेशल केस डिस्कस किया उसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमने एक्सटर्नल कोई वेट नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ कैंटिलीवर के वेट की वजह से जो बीम है वो डिप्रेस हो रही है। तो ध्यान से करोगे आप इन तीनों टॉपिक्स को।